हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा स्टडी बुक में। आज हम हरियाणा ग्रुप डी का पेपर करेंगे 10/11/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का पार्ट 2। पार्ट 1 में पहले ही करा चुका हूँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, समीकरणों ax + by - a + b = 0 और bx - ay - a - b = 0 के हल हैं। हमें इसको सोल्व करना है, तो हमें कुछ नहीं करना, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन उठा लेंगे। हम पहली वाली इक्वेशन उठा लेते हैं, फिर हम ऑप्शन वाइज जाएंगे और एक एक ऑप्शन पुट करके देखेंगे। इसमें जैसे ऑप्शन ए जो वैल्यू एक्स और वाई की वो पुट करके देखेंगे। ठीक है, अगर उससे निकल गया तो ठीक है, वरना सेकंड ऑप्शन देखेंगे चेक। चलो पहला ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ax + by - a + b = 0। देखिए, हम जो x और y की वैल्यू इसमें डालेंगे इस इक्वेशन में, वो डालने पर = 0 के बराबर आनी चाहिए, तो ऑप्शन हमारा राइट होगा, वरना रॉन्ग होगा। ठीक है, तो डालते हैं x = a + b डालते हैं। y = a - b - a + b। चलो देखते हैं, a² + ab + ab - ab - a + b प्लस ab से -ab कट गया, तो देखिए ये तो a² + ab - a + b आ रहा है। ये तो नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो हम सेकंड ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, चलो सेकंड ऑप्शन जाते हैं। सेकंड ऑप्शन बी पे जाते हैं, x = 1 रखते हैं, y = -1 इसके अंदर। ठीक है, ax + by - a + b इसमें रखते हैं। ठीक है, x = 1 रखते हैं, 1 + b = -1 रखते हैं, -a + b, a - b - a + b, -b से +b गया, -a से +a गया, ये = 0 के बराबर आ रही है, यानी कि ये = 0 के बराबर था। तो इसका सोल्व करने पर x और y की वैल्यू डालने पर ये भी 0 के बराबर आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन भी एकदम राइट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए देखते हैं, परपोषी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषियों पर जीवन यापन के लिए निर्भर करते हैं। देखिए, स्वपोषी जो होते हैं कौन होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे हरे पौधे। ठीक है, और परपोषी कौन होते हैं, जितने भी सारे जंतु होते हैं या अपघटक होते हैं, वो परपोषी होते हैं। ठीक है ना, ये हरे पौधे होते हैं। तो ये बात एकदम सही है कि जितने भी परपोषी होते हैं वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरे पौधों पर, यानी कि स्वपोषियों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, एकदम सही है, राइट आंसर एकदम, मतलब राइट कथन है आपका। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पौधों में ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित होता है, ये गलत है। ग्लाइकोजन के रूप में नहीं होता है, ये होता है स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में होता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट भंडारित होता है, वो स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, तो ये गलत है। बी सी देखते हैं, बाहर से ऑक्सीजन लेने और कोशिकीय आवश्यकताओं के लिए भोजन स्रोतों को अपघटित कर प्रयोग करने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में हम ऑक्सीजन नहीं लेते बाहर से, क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो आपका ये रोंग हो जाएगा। ठीक है, डी देखते हैं, जटिल पदार्थ शरीर की वृद्धि के लिए सरल पदार्थों में लिपिड नामक जैव उत्प्रेरक की सहायता से जुड़े आते हैं। ये भी आपका गलत है, क्योंकि जो जटिल पदार्थ होते हैं सरल पदार्थों में
किसके द्वारा तोड़े जाते हैं? वो तोड़े जाते हैं लिपिड के द्वारा नहीं, वो तोड़े जाते हैं एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। एंजाइम के द्वारा। एंजाइम भी एक जैव उत्प्रेरक है, ठीक है। राइट आंसर इसका एंजाइम होगा, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो राइट आंसर केवल कथन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? पहला कथन देखते हैं। 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है। बिल्कुल सही है। 1909 का भारत सरकार अधिनियम मुस्लिमों के लिए पृथक चुनावों का प्रावधान करता है। ये बिल्कुल सही है, ये इम्पोर्टेंट कथन आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें हमें असत्य पता करना है, ये तो दोनों सत्य हैं। सी देखते हैं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने देश में प्रथम बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी। ये भी ठीक है। क्या प्रांतीय चुनाव हुए थे 1919 में ना, ठीक है। अब ऑप्शन डी देखते हैं कथन। 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम ने कॉमनवेल्थ देशों के समूह में भारत को शामिल किया। ये गलत है आपका, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये असत्य पूछा है ना हमारे, ठीक है। तो राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के इस जिले में सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है, बताइए। फरीदाबाद में, रोहतक, सिरसा या हिसार में? सबसे कम वर्षा होती है किसके अंदर? सिरसा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, MQ डैश, मतलब यहाँ पर क्या आएगा ये पूछ रहा है। AEHLOSBZ, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको। MQ, ये डैश है इधर, AE है, ये HL है, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ से इसको चेक कर लेते हैं एक बार। A से H कितना आ गया है? ABCDEFGH, यानी कि 3 3 6 1 7, यानी कि 7 लेटर्स आगे बढ़ रहा है, 7, ठीक है। इसको देखते हैं ये कितना आगे बढ़ रहा है। EFGHIJKL, 3 3 6 1 7, ये भी 7 स्थान आगे बढ़ रहा है ई से एल तक, है ना। ऐसे इधर भी 7 स्थान देख लेंगे हम, ठीक है। जैसे M देखते हैं अभी। MNOPQRST, तो T आ जाएगा यहाँ पे 7 स्थान बढ़ाकर, ठीक है। इधर भी 7 स्थान बढ़ाएंगे क्योंकि इधर 7 स्थान बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? TQRSTUVWX, यहाँ पर आ जाएगा X। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है TX, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है, बताइए। ऋग्वेद, भगवद गीता, यजुर्वेद या ओशो? आपका राइट आंसर है भगवद गीता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, सन 1924 में किसने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता के खोज की घोषणा की थी? याद रखना, ये पूछ रहा है जो खोज हुई थी उसकी घोषणा किसने की थी? नई सभ्यता की जो खोज हुई थी, ठीक है। तो सर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी 1924 में। अच्छा, ये जो दयाराम साहनी है, दयाराम साहनी ने क्या किया था? ये इन्होंने 1921-22 के अंदर जो हड़प्पा की खुदाई हुई थी ना, हड़प्पा की खुदाई का क्या किया था? नेतृत्व किया था। हड़प्पा की खुदाई का
खुदाई का नेतृत्व किया था, ठीक है। किसने? दयाराम साहनी ने, ठीक है। और ये अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। पुरातत्व का जनक इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ना, पुरातत्व सर्वेक्षण है, उसकी स्थापना की थी। सर्वेक्षण कब की थी? सन 1861 में की थी, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में, ठीक है। ऑलराइट, चलिए। अच्छा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आपका नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समांतर श्रेणी बनाएगा? देखते हैं। ये देखिए, जो नंबर ऐसे रिपीट होते हैं ना, वो कभी भी समांतर श्रेणी नहीं बनाते। 1 1 2 2 1 1 2 3 3, ठीक है ना। तो ये तो होगा ही नहीं। ये जो सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो वो भी कभी समांतर श्रेणी नहीं बनाएंगे। 0.3 कह दो या 0.33, बात तो एक ही है, ठीक है। ये भी आपका समांतर श्रेणी नहीं बनाएगा। समांतर श्रेणी आपका बनाएगा ये ऑप्शन डी। देखते हैं कैसे। a√3 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2√3। ये हो जाएगा आपका 3√3। और ये हो जाएगा आपका 4√3, ठीक है। इसमें से इसका डिफरेंस क्या होगा? √3। इसका भी डिफरेंस √3, यानी कि सबका डिफरेंस जो होता है, मतलब जो दो क्रमागत पद हैं उन सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2023-24 के लिए हरियाणा का बजट डैश द्वारा पट्ट पर रखा गया। देखिए, ये क्वेश्चन तो 2018 का है, लेकिन मैंने करंट का पूछ लिया। तो मुख्यमंत्री हमारे वित्त मंत्री भी हैं, तो राइट आंसर आपका बी ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित को उनके युग्मों से मिलाएं। जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पर्यावरण। अच्छा, पर्यावरण क्या होता है? हमारे चारों ओर का जो भी हमें जो चीज़ दिखाई देती है वो पर्यावरण में आती है। जलमंडल क्या होता है? जल का डोमेन, ठीक है। वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी को आवृत करने वाला वायु का आवरण। और जैवमंडल क्या होता है? जैवमंडल होता है संकरा क्षेत्र जहाँ भूमि, जल और वायु की अनोन्य क्रियाएं होती हैं, ठीक है। ये इसी के अंदर ही है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। ग्रहण ग्रहियों का कार्य क्या होता है? ग्रहण मतलब होता है, क्या होता है ग्रहण मतलब का मतलब होता है सूंघना या सूंघना होता है। क्या होता है? सूंघना, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दे रखा था, मतलब अलग टाइप से दे रखा था। उसमें क्या लिख रखा था इंग्लिश वाले को, मतलब जो राइटिंग थी उसमें गस्टेटरी रिसेप्टर्स लिखा हुआ था, जिसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है जो स्वाद के वो होते हैं ना, स्वादग्राही ग्रंथियाँ होती है, इसका मतलब ये होता है। उसका राइट आंसर था आपका ये सी था, स्वाद का पता लगाना। जबकि हिंदी में उसने ग्रहण ग्राह्य दिया रखा था, जिसका मतलब है सूंघना, ठीक है।
तो आप कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो स्वाद का पता लगाना, ठीक है। आप दोनों देख लेना, दोनों मैंने सही राइट आंसर लिख दिया, हिंदी का भी और इंग्लिश में का भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, 4, 9, 16, 25, 36, यहाँ पर एक डैश है, लुप्त पद याद करना है हमें। तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, ये क्या है, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है, 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। तो ये क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा, कितना होगा, 49 होगा, 49, ठीक है। राइट आंसर बी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज राठौर डैश के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, तो आपका राइट आंसर है बीचंद बरदाई के द्वारा लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, यदि बिंदुओं 2y और -43 के बीच की दूरी 10 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वही लगा दीजिए बस। डिस्टेंस इक्वल टू होता है, ये हर शिफ्ट में आया इस तरह क्वेश्चन, ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x1 आपका ये है, y1 आपका ये है, x2 ये रहा, y2 ये रहा, ठीक है। रख दीजिए वैल्यू। d आपको 10 दिया हुआ है, ठीक है, रख दीजिए वैल्यू। x2 -4 -2 का स्क्वायर प्लस 3 - y का स्क्वायर, ठीक है। क्या आएगा बताइए, ये आएगा 4 2 6 36 आ जाएगा इधर। ये आएगा इसका, ऐसा फॉर्मूले को खोल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कर लीजिए इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। अब दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो। ए स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, इससे क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू ये हो जाएगा 6 15 45 प्लस वाई स्क्वायर -6y, ठीक है। ठीक है, मैंने ये इक्वेशन इधर लिख ली ऊपर, ठीक। तो इसको करते हैं आगे, फिर फैक्टर करते हैं। फिर क्या हो जाएगा, फैक्टर वाई स्क्वायर -11y प्लस 5y -55 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन रख जाएगा, तो क्या बचेगा y -11, इधर से 5 कॉमन चला जाएगा, y -11 और यहाँ से y -11 इक्वल टू 0 आ जाएगा एक, और दूसरा आ जाएगा y + 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -5 आ जाएगा एक, और एक y इक्वल टू 11 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कवि मालदेव हरियाणा के डैश कवि थे, बताइए। संस्कृत के कवि थे, हिंदी के, अंग्रेज़ी के या उर्दू के, बताइए। आपका राइट आंसर है डी, हिंदी के कवि थे मालदेव जी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा की राजधानी, अरे ये तो बड़ा बच्चा क्वेश्चन है, ये तो सबको पता चंडीगढ़ है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुना है। यदि उस संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। हम इस तरह के क्वेश्चन हमेशा याद रखना, मैंने कई बार बताया। ऑप्शन वाइज करूँगा तो बहुत आसान होगा, वैसे करूँगा तो बहुत कठिन हो सकता है, ठीक है। लो ऑप्शन वाइज करते हैं हम एक बार। ऑप्शन ए लेते हैं हम इसका पहले, ऑप्शन ए लेते हैं एक बार। इसने कहा एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुना है। इसका योग क्या होगा, अंकों का योग 4, 2, 6। उसका 4 गुना है यानी कि इसका 4 गुना है यानी कि 24। तो ये तो नहीं होगी, ये तो गलत है, ये तो 42 है, तो ये तो नहीं होगी। फिर सेकंड में देखते हैं। हाँ सेकंड, 2 + 4 या 4 + 2, बात तो एक ही है। इक्वल टू 6 है, 6 × 24। हाँ ये तो ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ऑप्शन बी चल रहा है तो ठीक। तो यदि उस संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। चलो हम इसमें 18 जोड़ कर देखते हैं। 8, 4, 12 का 2 हासिल 1, 2, 3, 1, 4, बिल्कुल ठीक है। 24 से 12 हो गया यानी कि अंकों का स्थान आपस में बदल गया। 2 की जगह 4 चलेगा, 4 की जगह 2 चलेगा। तो आपका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अधातु जो द्रव अवस्था में होती है, भाई वो अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो होती है भैया आपकी ब्रोमीन। कौन सी? ब्रोमीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 2 वृत्त हैं की त्रिज्या दे रखी है 13 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो जो नया जो वृत्त होगा उसकी परिधि हम मान लेते हैं 2πr है, और बाकी दोनों की परिधि दोनों की परिधि है इनकी 2π, एक की है 13 सेंटीमीटर r, 2πr1 + 2πr2। ये दोनों जो वृत्त है उनकी परिधि के बराबर है, इसकी जो नए वृत्त की परिधि, ठीक है। चलो इसमें 2π को मान ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, r1 + r2। इधर क्या है 2πr, 2π से क्या करेगा 2π, तो r = क्या आ जाएगा, r1 + r2। तो r1 क्या दे रखा है आपका 30, और r2 क्या दे रखा है 6। तो क्या हो जाएगा 19 सेंटीमीटर आपकी नए वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ डैश के ज़िले में स्थित है, बताइए। ये तो नदियों के नाम है, साहिबी, अरुण, घग्गर। तो शिवालिक की पहाड़ी क्या अम्बाला ज़िले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव डैश होगा, क्या होगा, वो हमेशा आभासी होता है, ये याद रख लेना। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है और दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और होती है इसकी, समतल दर्पण में हमें मतलब वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है, वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो समतल दर्पण होता है ना, समतल दर्पण की जो हाइट होनी चाहिए ना, वो वस्तु की कम से कम आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण की ऊंचाई कम, मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। कम से कम वस्तु के आधी होनी चाहिए, वस्तु के आधी होनी चाहिए, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, समतल दर्पण की आधी होनी चाहिए, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए थे पिछली बार 2018 में ग्रुप डी में। यदि 27 अगस्त को सोमवार था तो उसी महीने की 24 तारीख को कौन सा दिन था? सॉरी, 24 तारीख नहीं होगी, ये 14 तारीख है शायद। ठीक है, ये आपकी 14 तारीख थी, ठीक है ना? ठीक है, तो चलो देखते हैं। 27 हमें सिंपल क्या करना है, मैंने 3 से 4 बार आपको इस तरह क्वेश्चन करा रखा है। 27 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20। तो यानी कि 20 अगस्त को क्या था हमारा? क्या था? सोमवार था। ठीक है, फिर आगे आगे बढ़ेंगे। फिर जो 20 आया, 20 में से फिर 7 घटाएंगे तो कितना आया? 13 अगस्त। 13 अगस्त का भी हमारा सोमवार था, लेकिन उसने 14 तारीख का पूछा है, तो क्या हो जाएगा? मंगलवार। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 14 अगस्त का मंगलवार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? सबको पता होगा, ब्लैक फ्रैंकोलिन यानी काला तीतर जिसको बोलते हैं, काला तीतर। हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, किसके द्वारा होती है? किसी भी राज्य का राज्यपाल हो, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। अच्छा, इसको शपथ कौन दिलाएगा? शपथ इसको शपथ दिलाएंगे ये, सॉरी, इसको शपथ दिलाएंगे आपके, कौन दिलाएंगे? मुख्य न्यायाधीश। जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, वो राज्यपाल जी को शपथ दिलाएंगे। ठीक है ना? बाकी राइट आंसर आपका बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवी भवानी अम्बा का मंदिर डैश जिले में, बताइए? अम्बाला जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। हरियाणा को डैश कहा गया है? क्या मंदिरों की भूमि, फूलों की भूमि, भारत की गेहूं की टोकरी या पवित्र राज्य है? तो राइट आंसर है आपका सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। सितारा स्मारक डैश की समाधि है? किसकी समाधि है? ताराचंद जी महाराज की समाधि है। ठीक है, ताराचंद जी महाराज राधा स्वामी वाले जो होते हैं वही होंगे शायद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। किस प्रकार की मृदा के जल धारण क्षमता अधिक होती है? बताइए। राइट आंसर है चिकनी मिट्टी। रेतीली मिट्टी मत कर देना, चिकनी मिट्टी। रेतीली मिट्टी मतलब धारण थोड़े ना होती है, वो तो सीधा नीचे चली जाती है। तो चिकनी मिट्टी राइट आंसर है, चिकनी मिट्टी। ठीक है, अब आगे आपकी इंग्लिश ध्यान से करो। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर कंजक्शन। कंजक्शन से मैं फिल इन द ब्लैंक्स बनाना। बताइए। वी मेड अ लॉट ऑफ डैश, वी वर ऑन हॉलीडे। बताइए, इसमें दो ही आपको समझ में आ रहे होंगे, ड्यूरिंग या वाइल। ड्यूरिंग माने के दौरान, वाइल माने भी के दौरान ही होता है ना। बाकी बिफोर आफ्टर का तो कोई मतलब ही नहीं पड़ता। मतलब वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल, यानी कि हम बहुत सारे लोगों से मिले जब हम हॉलीडे पढ़ते यानी छुट्टियों पढ़ते हैं। ठीक है, बताइए ड्यूरिंग आएगा कि वाइल आएगा? ड्यूरिंग। देखिए, जो ड्यूरिंग होता है, ड्यूरिंग के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आएगा आपका, नाउन। जैसे ड्यूरिंग के बाद डायरेक्ट हॉलीडे होता, ड्यूरिंग द हॉलीडे, तब ठीक रहता। लेकिन ये पूरा टेंस आ गया है, वी वर पूरा क्लोज आ गया है, वी वर ऑन हॉलीडे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वाइल। इसमें वाइल आएगा। ठीक है, ड्यूरिंग तब आएगा जब इसके बाद नाउन वगैरह होता है, लेकिन नाउन तो है नहीं, सब्जेक्ट है, आपका वर्ब है।
फिर ऑब्जेक्ट है ना, तो आपका क्या आएगा, वाइल आएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वाइल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 70, डैश इट रेन्ड अ लॉट वी इंजॉयड आवर हॉलीडे। इसका मतलब है हालांकि बारिश हुई लेकिन हमने छुट्टियाँ इंजॉय की। ठीक है, बताइए क्या आएगा, आल दो इवन दो, स्पाइट। सबसे पहले तो हमें इनके मतलब पता होने चाहिए। क्या इंस्पाइट का मतलब होता है कि बावजूद, तो ये तो आया नहीं इसमें। ठीक है, इवन दो का मतलब होता है फिर भी, क्या होता है, ये भी कुछ सेंस नहीं बैठेगा। फिर भी बारिश हो रही थी, हमने छुट्टियाँ एंजॉय हुई, सब कोई मतलब नहीं बैठेगा। अब दो और ऑल दो में से चुनना है आपको। देखिए आपको दो या ऑल दो दी दिया होगा तो आप हमेशा अगर वाक्य की शुरुआत हो रही हो तो वाक्य की शुरुआत आप हमेशा ऑल दो से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑल दो से। ठीक है ना, तो ऑल दो इट रेन्ड अ लॉट, ये इसका मतलब होता है यद्यपि, क्या होता है, यद्यपि बारिश हो रही थी लेकिन हमने अपनी छुट्टियां एंजॉय की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म उसमें डालनी है। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट वाज रोंग विद यू, वाई डैश गो टू हॉस्पिटल। देखिए ये जो टेंस सेंटेंस है ये वाज पास्ट में है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क भी था। क्वेश्चन मार्क से पता चल जाएगा कि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी था यहाँ पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हमें भाई ये पास्ट में है तो हमें पास्ट में इंट्रोगेटिव में देखना होगा। तो क्या होगा, हैड यू टू, वाई हैड यू टू गो टू हॉस्पिटल, वाई डिड यू, वाई मस्ट यू, वाई शुड यू। तो पास्ट में क्या आता है, डिड का प्रयोग होता है, डिड अगर इंट्रोगेटिव का, क्योंकि वाई आया है, वाई के बाद हमें डिड यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल, ये आएगा आपका राइट आंसर। यानी कि तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ था, तुम हॉस्पिटल क्यों गए थे, इसका मतलब ये हुआ है ना। वाई डू नहीं, हाँ वाई डिड यू हैव टू मैंने जाना पड़ा, पड़ा हाँ, यानी तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ था, तुम्हें हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, सी डैश फ्रॉम फ्लू व्हेन सी वाज इंटरव्यू। ये भी देखो पास्ट का क्वेश्चन है, तो उसमें ये तो आने का नहीं, इजी सफरिंग नहीं आने का। ठीक है, हैड सफर्ड नहीं आने का, सफर्ड आ सकता है। लेकिन कभी भी आप याद रखें, कोई भी हम जब किसी बीमारी या किसी चीज़ से ग्रसित होते हैं तो हमेशा हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करता है। जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर या वगैरह वगैरह। तो ये यहाँ पे सफरिंग कहाँ पे आएगा, हैड बीन सफरिंग, ये पास्ट में भी है। और ये आपका क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है ना, तो यही इसमें एप्रोप्रिएट होगा ना। राइट आंसर आपका सी, हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फ्लू, वह फ्लू से ग्रस्त थी वैन सी वाज इंटरव्यू, जब उसका इंटरव्यू लिया गया। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिक आउट द करेक्टली स्पेल वर्ड, देखिए बताइए कौन सा करेक्ट है। ये करेक्टली स्पेल वर्ड है आपका OCCURRED। याद रखना, हमें डबल सी और डबल आर आता है। ठीक है ना, अकर्ड, अकर्ड माने क्या होता है, अकर्ड माने होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका बताइए करेक्टली स्पेल वर्ड। इसमें देखिए करेक्टली स्पेल वर्ड है आपका ऑप्शन सी। इसमें याद रखना डबल एम आता है, फिर आई आता है, फिर डबल टी, फिर डबल ई आता है। ठीक है, कमेटी यानी समिति। ठीक है, आंसर आपका ये है। ये पहले भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन, कमेटी वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी,
हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स बनना है प्रीपोजिशन के साथ, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 75, आई एम गोइंग अवे डैश द एंड ऑफ जनवरी। याद रखना, जैसे भी कभी द एंड का प्रयोग होता है तो हम उसके सबसे पहले क्या करते हैं, एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। किसका? एट द एंड ऑफ जनवरी, है ना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको याद करने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि किसके सामने क्या लगता है। याद करोगे भूल जाओगे, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ इसके सामने ये लगता है। जैसे आई विल बी एट होम डैश फ्राइडे मॉर्निंग, तो हमेशा आपको पता होना चाहिए जो वीक के नाम होते हैं उनसे पहले हम किस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। वीक के नाम से पहले, वीक के नेम से पहले हमेशा हम करते हैं ऑन का प्रयोग। ऑन फ्राइडे, ऑन संडे, ठीक है, ऑन मंडे, तो ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स। ये मुहावरा जो दिया हुआ है नीचे जिसमें अंडरलाइन है उसका आपको मीनिंग पता करना ऑप्शन में से। ही इज़ नाउ अ जेंटलमैन एट द लार्ज, जेंटलमैन एट द लार्ज, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अ पर्सन विदाउट एनी सीरियस ऑक्यूपेशन। ठीक है, मतलब वह व्यक्ति जिसके पास कोई मतलब आय का कोई सीरियस साधन ना हो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71, अ सेंसिबल मैन एज द रूल। हमें इसका मीनिंग पता करना है इस इडियम्स का। केयर्स मच फॉर पब्लिक ओपिनियन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यूजुअली, जो प्राय होती है यूजुअली उसको बोलते हैं एज ए रूल, जो प्राय घटित होते हैं प्राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हिंदी आ गई आपकी, ठीक है ना। सुमेलित कीजिए 86, 58 सबको पता है, 32, 39 तो कोई बच्चा भी कर लेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथी शब्द का बहुवचन क्या होता है? हाथी शब्द का बहुवचन हाथी ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई का घर बराबर रसोई घर में कौन सा समास है? याद रखना, जो जिस तरह का जैसे कारक का यूज होता है ना, इस तरह के कारकों का यूज होता है, का, की, के, हैं, तो वो हमेशा तत्पुरुष समास में होता है। किसमें? तत्पुरुष। रसोई का घर है, पुस्तक का घर या पुस्तक के लिए घर, ये सब तत्पुरुष समास में होता है। ठीक है, राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले, उससे पहले आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको करा दूंगा, वैसे हिंदी का पार्ट भी कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अलग से कराऊंगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में डाल दूँ अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरी बहन स्कूल से आई है, इस वाक्य में बहन का पद परिचय दिए। देखिए बहन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा तो है नहीं। ठीक है, व्यक्तिवाचक तो है नहीं, क्योंकि बहन तो किसी की भी हो सकती है, मतलब, है ना। तो बहन एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा, मतलब एक जाति का नाम है। कहने का मतलब एक सब्जेक्ट है, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। बहन तो किसी की भी हो सकती है। ठीक है, तो उसका जातिवाचक संज्ञा है। कर्ता कारक है, बिल्कुल, बहन स्कूल गई है तो बहन ही तो कर्ता होगी। स्त्रीलिंग है बहन, बिल्कुल ठीक, एक वचन है, ये भी ठीक, तो आपका राइट आंसर सी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर रस का स्थायी भाव बताइए। इसका वीर रस का, तो क्या होगा वीर रस का स्थायी भाव, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अच्छा, शोक, शोक किसका स्थायी भाव है? ये आपका करुण रस का, करुण रस का। ठीक है, और जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है? ये आपका विभत्स, विभत्स रस का। अच्छा, जुगुप्सा का मतलब होता है, जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा करना, किसी से घृणा। ठीक है, ठीक है, और भय का भय रस ही होता है। ठीक है ना, भयभीत कर। ठीक है, भय का भयभीत ही होता है।
ठीक। कुल मिला के 9 रस बताए गए हैं, 9 रस, कुल 9 रस होते हैं ना। मैं आपको हिंदी में जब अलग से पढ़ाऊँगा तो बता दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हाय का तो है इसका पर्यायवाची शब्द, चुरंग भी है इसका पर्यायवाची शब्द, वाजी भी इसका पर्यायवाची शब्द है, तो करी नहीं है, ये आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, कूल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़े आता है? यानी उपसर्ग जो आता है शब्दों से पहले जोड़ता है, कौन सा? प्रकूल तो नहीं आएगा, अच्छा बेकूल भी नहीं आएगा, नाकूल, तो प्रतिकूल तो होता है, समझ में आता है कि हाँ प्रतिकूल तो हमने सुना भी है, प्रतिकूल, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुहावरा दिया है, दांतों तले उंगली दबाना, सबको पता है, आश्चर्य प्रकट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, घोड़ा नहीं चलता, इस वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। घोड़ा नहीं चलेगा, ये तो फ्यूचर में है, और ये प्रेजेंट में हमारा, घोड़ा चला नहीं, ये पास्ट की बात कर रहे हैं, घोड़ा से चला नहीं जाता, ये आपका प्रेजेंट में है, ठीक है। तो ये राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। मतलब जिस फॉर्म में आपको दिया है प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट की, उसी में आपको भाववाच्य भी निकालना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे लेस अलंकार होता है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे एक है, जो रही गति द्वीप लिखा है ना, कि कुल वाला वंश वाला कुल कपूत की सोए, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारा करे, बढ़े अंधेरा होए, वो यानी कह रहा है जो रहीम गति दीप की, मतलब दीपक की गति होती है वही कुल के कपूत की होती है। जैसे कि वो यहाँ पे बारे का जो अर्थ है दो है, एक तो मतलब दीप जलने का, इसका मतलब है दीप जलना, और दूसरा है बच्चे का होना, कब किसी मतलब पूत का होना, ठीक है। और यहाँ पे बढ़ने के भी दो अर्थ है, बढ़ने का मतलब जैसे लो बढ़ती है, दूसरा जब बच्चा बड़ा होता है वो कपूत बन जाता है, तो उसके भी दो अर्थ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, सु प्लस आगत स्वागत में कौन सी संधि है? ठीक है, तो जैसे आपको पता है, जैसे ऊ या ऊ से ऊन होता है, उसमें कोई भी अन्य स्वर आता है, ऊ के बदले कोई अन्य स्वर आता है, कोई अन्य स्वर, तो कौन सी संधि होती है इसमें? ऊ का क्या बन जाता है? या बन जाता है, वाह बन जाता है ना, वाह। तो जैसे ये ऊ है, सा में ऊ लगा हुआ है, उसका वाह बन गया है, ठीक है। तो ये आपकी यर्ण संधि होती है। कौन संधि होती है? यर्ण संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 का ही, निम्नलिखित में सही वर्तनी चुनिए। तो सही वर्तनी क्या होगी? ये होगी आपका सही शब्द मतलब शुद्ध अभिव्यक्ति होगा, ठीक है। चलो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद।